हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सबा मेठा। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आरपीएफ के संबंधित आने वाली अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आपको अगर कोई क्वेरी है तो मुझे पूछोगे तो मैं आपको पूरा बता सकूँ। हमने पिछली लगभग वीडियो में ज़्यादातर सब कुछ देख ही लिया है कि आपको वैकेंसी आती है तो कौन कौन से टेस्ट में पास होना है, सीबीटी कैसे देना है, फिजिकल कैसे दोगे, मेडिकल कैसे दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चाहिए। आज हम चलेंगे कि जो तुम्हारी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाती है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, वो जो ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले हैं उनको दे के आ जाते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं। फिर बाद में पता चला साहब हमारा तो कॉल लेटर ही नहीं आया और एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। तो आजकल मल्टीमीडिया का ज़माना है, आप खुद मोबाइल यूज़ करते हो, आप खुद एप्लीकेशन कर सकते हो ऑनलाइन घर बैठे बैठे। खाली 2-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तो आज हम उसको समझेंगे। और जो नोटिफिकेशन भी निकलेगी उसमें क्लियर ये बातें लिखी होगी कि इस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसकी जो फ़ीस है वो रिटर्न नहीं होगी। तो आपको जो छोटी मोटी 4-5 बातें हैं वो ध्यान रखना है। मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। या बोर्ड में मुझे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर अगर मान लो हम मेरिट में हमारे मार्किंग आ गए लेकिन ओबीसी की जगह हम जनरल में फाइल कर सकते हैं क्या डायरेक्ट? तो उसका एक रूल है, उस रूल के हिसाब से आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने जनरल में भरा है और ओबीसी में जाओ और ओबीसी में भरा है तो जनरल में जाओ रिज़ल्ट आने के बाद। तो हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। अगर कोई कारण से तुरंत जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको जवाब बाद में दे दूंगा, पूरा पढ़ के और आपको अच्छे से समझा दूंगा। और मेरी इंस्टाग्राम चैनल भी आपको बताई हुई है, अगर पर्सनली मुझे वहाँ बात करनी है तो कर सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दूँगा। अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ कि जो कोई भी एप्लीकेशन भले एसएससी जीडी की हो या आरपीएफ की, कोई भी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हैं वो किस कारण से कैंसिल हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। क्या लिखा है कि इनवैलिड एप्लीकेशन ऑब्लिक रिजेक्ट, मतलब कोई भी आवेदन अमान्य ऑब्लिक रिजेक्ट होता है, क्यों होता है? तो सबसे पहले बड़ा है, सबसे मेन मुद्दा है फर्स्ट नंबर का इनवैलिड फ़ोटो। 90% बच्चों का फ़ोटो के कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। वो क्यों होता है? पहले तो क्या करते हो, गलती से ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो दे देते। तो आपको कलर फ़ोटो देना है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कोई भी नहीं देगा। कैप के साथ देते हैं तो कैप अलाउ नहीं है, गूगल अलाउ मतलब चश्मे अलाउ नहीं है। 3 चीज़ समझ आ गया। ये मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है। ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होना चाहिए, कैप लगाई हुई नहीं होनी चाहिए और गूगल्स लगाए हुए नहीं होने चाहिए। फिर डिसगार्ड मतलब क्या, डिस्टर्बेंस वाला फ़ोटो भी नहीं चलेगा, स्मॉल साइज़ फ़ोटो भी नहीं चलेगा। जब भी आप नोटिफिकेशन देखोगे उसमें क्लियर लिखा है कि कितने KB बाय कितना KB का और कितने DPI का फ़ोटो चाहिए, वो उसमें क्लियर लिखा हुआ होता है। तो आपको उस हिसाब से फ़ोटो, जब आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कहीं स्टूडियो में बनवाते हो तो उस हिसाब से बनवाओ। फुल बॉडी फ़ोटो नहीं चलेगा, मतलब कि पूरा खड़ा हुआ फुल बॉडी फ़ोटो नहीं चलेगा। वन साइड मतलब कि ये साइड नहीं दिख रही और ये साइड दिख रही है तो वो भी नहीं चलेगा। आपको फेस सामने फेस वाला करना है, दोनों कान दिखनी चाहिए, मेन कारण है दोनों कान का, वैसे फ़ोटो चलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वन साइड फ़ोटो नहीं होना चाहिए। और विदाउट नेम और डेट, आजकल पहले चलता हुआ, आजकल क्या है, फ़ोटो के नीचे आपका नाम और कौन सी डेट में ये फ़ोटो खिंचवाया हुआ है लेटेस्ट वो लिखा होना चाहिए, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको समझ हो गया। इन कारणों से फ़ोटो, ये जो आपका फ़ोटो है उसके कारण, इतने इतने कारणों से फॉर्म कभी भी रिजेक्ट हो जाता है। तो देख ले फिर से एक बार, ब्लैक एंड वाइट नहीं चाहिए, कैप नहीं चाहिए, गूगल्स नहीं चाहिए और डिसफिगर मतलब फिगर के बिना आड़ा टेढ़ा नहीं चाहिए, स्मॉल साइज भी नहीं चलेगा, फुल बॉडी भी नहीं चलेगा, वन साइड भी नहीं चलेगा और विदाउट नेम और डेट भी नहीं चलेगा। सेकंड नंबर में है मल्टीप्लाई एप्लीकेशन। बहुत से बच्चे पूछ रहे कि साहब हम कांस्टेबल में एक ग्रुप में एक साथ 2-2 ग्रुप में भर सकते हो? तो नहीं भर सकते। मैंने पहले भी बताया था, वही बताया इन्होंने कि मल्टीप्लाई एप्लीकेशन करने पे आपकी क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। हाँ, आप कांस्टेबल में अलग ग्रुप और सब इंस्पेक्टर में अलग ग्रुप भर सकते हो अगर आप उस हिसाब से एजुकेशन के लिए क्वालिफाई हो तो।
बाकी अगर मल्टी एप्लीकेशन करोगे तो आपकी रिजेक्ट मानी जाएगी। और तीसरा है कि एनी अदर इरेगुलेशन, अगर मान लो जो कमिटी है उनको लगता है कि फॉर्म में कोई अदर गलती है तो उससे भी ये फॉर्म आपका रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको मेंशन करेंगे। आप ऑनलाइन भी देख सकोगे कि मेरी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है, आपको स्टेटस देखने मिलेगा, बराबर। अब चौथे नंबर में है इन केस ऑफ द एप्लीकेशन रिजेक्ट नो रिफंड व्यू देयर स्टूडेंट ऑनलाइन नो सेंड बाय पोस्ट। अगर मान लो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, आपकी एप्लीकेशन अगर रिजेक्ट होती है तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि किस कारण से मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है। उसका कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा वापस। जो फीस में रिफ़ंड है ना 500/400 ऐसा कुछ है, नहीं सॉरी 500 रुपया फ़ीस है, उसमें 100 फीस और कुछ रिफ़ंड मिलता है, उस हिसाब से जो रिफ़ंड है वो नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान रखना। और उसका कोई बाय पोस्ट, मतलब इसमें क्लियर लिखा है कि बाय पोस्ट कोई आपको नहीं बताया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई है। आप ऑनलाइन देख सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 5वें नंबर में अदर ग्राउंड, जो ज़्यादातर गलतियाँ होती है, तो सबसे पहले में है कि एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कोई गलत सूचना दिया है फॉर्म भरने के टाइम, कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत दिया है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर दूसरा नंबर में नो फुलफिलमेंट, नॉन फुलफिलमेंट मतलब आपने फॉर्म अधूरा छोड़ा है, कोई कारण से जो मांगा है उस चीज़ नहीं जोड़ी है, बराबर। फिर डिक्लेरेशन नॉट गिवन, आप अगर जब फॉर्म भरते हो कोई भी तो लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म आता है, किसी में हैंड राइटिंग के साथ लिख के देना होता है, तो अगर आपने वो नहीं भरा है तब भी वो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, उससे भी अगर मान लो आपने कुछ अधूरा छोड़ दिया है फॉर्म फिलअप करने में तो भी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। ये है 5वें नंबर में अंडर एज या ओवर एज, मतलब 18 से 25 साल की एज मांगी है, लेकिन मान लो आप 18 से 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन कम हो रहे हैं, या तो 25 से ऊपर हो रहे हैं एज रिलैक्सेशन सब जुड़ाने के बाद, फिर भी आपका फॉर्म यहाँ रिजेक्ट माना जाएगा। और मेन एक चीज़ है, ये मैं पहले भी बताया है, क्वालिफिकेशन का, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन क्लोजिंग डेट, मतलब कि अगर 10th का आपको मांगा है या सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन का दिया है, तो आपका जो क्लोजिंग डेट है, मान लो कि भाई 1 जुलाई से फॉर्म ओपन हुए, मान लो 1 जुलाई से फॉर्म ओपन हुए और 30 जुलाई तक भरना है, तो 1 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में 10th अगर कांस्टेबल के लिए तो 10th का पास हो जाना चाहिए रिजल्ट के साथ, और यहाँ सब इंस्पेक्टर के लिए SIFF के लिए ग्रेजुएशन का क्लियर हो जाना चाहिए रिज़ल्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम दे दी और रिज़ल्ट आना बाकी है, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरने के टाइम। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हो। आपको समझ आ गया होगा, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के कारण ज़्यादातर फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। एक बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो उसकी फ़ीस भी रिटर्न नहीं मिलेगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और मैं एक जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार कि सर अगर मान लो हमने OBC SC या ST में फॉर्म भरा है और उसमें हम अनरिजर्व में जा सकते हैं क्या, तो वो नहीं जा सकते। एक ही कारण से जा सकते हो, अगर आपने OBC SC ST का भरा है और फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये तीनों में से सर्टिफिकेट नहीं दिया। क्या ये तीनों में से किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया? OBC का भी नहीं दे पाया जो रूल के हिसाब से है, वो SC का भी नहीं दे पाया, ST का भी नहीं दे पाया, तो उस रीजन में, अगर उस रीजन में बोर्ड चाहेगा तो आपको URL में ले सकता है, अनरिजर्व में तभी लेगा। बाकी आप सोचोगे कि मेरा मेरिट यहाँ थोड़ा कम आया और मैं यहाँ सेट हो जाऊँ, तो वो नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं बता देता हूँ कि इस केस में अगर आप सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाते हो OBC SC ST का, तभी बोर्ड चाहेगा तो आपको अनरिजर्व में लेगा, अन्यथा अनरिजर्व में नहीं लिया जाएगा। तो आप सोच समझ के जो भी करना है वो समझना। अगर आपको पता है कि मैं क्वालिफाई हो सकता हूँ, अगर आपको पता है कि मैं जनरल क्वालिफाई हो सकता हूँ और सर्टिफिकेट का डाउट हो सकता है, तो पहले आप जनरल में भर सकते हो, अन्यथा आपका
मेरिट के हिसाब से आप सोचोगे कि OBC SC में से जनरल में ले जाए, वो नहीं होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्म फिलअप करने के टाइम क्या क्या गलतियाँ होती और रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। तो आशा करता हूँ कि फॉर्म भरते टाइम ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ ना करें ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना ताकि RPF के संबंधित आने वाली आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि अभी ऑफिशियली कोई भी RPF की वैकेंसी डिक्लेयर नहीं हुई है और किसी के फ्रॉड में मत फंसना, क्योंकि मुझे 2-4 कमेंट आई है कि सर 2018 के वेटिंग वालों बच्चों का ट्रेनिंग हो रहा है, तो ऐसा कहीं नहीं है। आज तक मैंने नहीं देखा है, ना कहीं सुना है। इसलिए पहले से मैं बोल रहा हूँ कि आज भी नहीं और भविष्य में भी किसी के फ्रॉड में मत फंसना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।